सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं आज प्रैक्टिस करने के लिए। देखो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम लोग का कुछ टाइम जो है वो कम लगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सिर्फ क्वेश्चंस लिखने में ही, इस तरीके का फीलिंग ना आए, इसलिए मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस लिख कर रखता हूँ। ठीक है। द स्पीड कह रहा है द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय v इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज इन सेकेंड, देन फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल विल मोमेंटरली कम टू रेस्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल का स्पीड इसने दे रखा है। तो देखो यहाँ जो पार्टिकल का, पहले तो यहाँ सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखें, देन ये जो पार्टिकल का स्पीड जो दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, ठीक है, ये टी के फॉर्म में है। यहाँ पे किसका फंक्शन है? टी का फंक्शन है। और ये जो वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, तो बोल रहा है टाइम कितना लगेगा जब ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। मोमेंटरली कम टू रेस्ट मीन्स इमीडिएटली ये रेस्ट पे आ जाए। तो इमीडिएटली रेस्ट पे आने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका जो वेलोसिटी हो वो ज़ीरो हो जाए। अगर ये जो है v इज इक्वल टू 3t, अगर जीरो के बराबर हो जाए ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए, देन वी विल सी कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। बस ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग को सॉल्व करना था एंड आंसर लाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाएं तो वो भी सिंपल रहेगा, ठीक है, और नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर फार्मूला हम लोग लगाएं तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे टी का जो वैल्यू आएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस बी, सो -3, ये बी है ना, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना होगा 1 एंड सी का वैल्यू कितना है -4, ठीक है, अपॉन 2a, 2 इंटू 1। सो ये टी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास। अब इसको सॉल्व हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना ये कैसे मैंने, अरे ज़्यादा अगर आप लोग को अगर प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट्स को अगर इसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो ये डायरेक्ट इक्वेट कर लिया करें। मतलब होता है किसी स्टूडेंट को कि सी इज इक्वल टू 4 लें या फिर -4 लें, या फिर अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो -3 लें या 3 लें, ठीक है। तो उसके लिए ना इसको डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है हम लोग का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसे इक्वेट कर लिया करो। तो a का जो वैल्यू आएगा दैट, हालांकि यहाँ पे x के जगह पे t आएगा, ठीक है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, एक्स के जगह पे टी है तो यहाँ पे टी का फंक्शन हम लोग कर देंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, बी का वैल्यू जो आएगा 3 आएगा एंड सी का वैल्यू ऑटोमेटिक देख रहे हो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट -3 हियर एंड प्लस माइनस रूट ओवर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 माइनस, अच्छा 4 इंटू 4 16 एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है, सो प्लस 16 अपॉन 2। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस 16 9 25, ठीक है। तो अगर 16 9 25 तो रूट ओवर 25 कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे अगर एक प्लस साइन हम लोग लें, एक माइनस साइन अगर लें, तो जो वैल्यू आएगा वो निकल कर इस तरीके से आएगा -3 प्लस 5/2, देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड t इज इक्वल टू -3 -5/2 देन -8/2। तो यहाँ पे -4, लेकिन टाइम कैन नेवर भी नेगेटिव, टाइम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसलिए ये जो वैल्यू है हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे एंड t इज इक्वल टू 1 विल बी आवर द करेक्ट आंसर। अब कैसे, अगर आपको वो चेक करना है कि आंसर सही है या गलत है, तो आप t इज इक्वल टू 1 को इस इक्वेशन में पुट करो, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो आपका आंसर सही है। तो t इज इक्वल टू 1 जब रखोगे यहाँ पे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, वैसे भी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। एंड -4 हमने क्यों, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो द क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप इतना आप लोगों को विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि द वैल्यू ऑफ थीटा, the value of theta in interval, the value of theta in the interval 0 comma pi/2 for which
10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0, मतलब थीटा का जो रेंज होना चाहिए 0 और π/2 इस रेंज में आना चाहिए, ठीक है, 0 एंड π/2 के रेंज में, फॉर विच इतना 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब देखो डायरेक्ट फार्मूला अगर लगाना चाहे तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10 स्क्वायर है, बी का वैल्यू -11, सी का वैल्यू 3 है प्लस का। तो जो थीटा का जो वैल्यू आएगा ना, थीटा विल बी माइनस बी के जगह पे -11 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड ए के जगह पे क्या 10, देन थीटा विल बी इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट विल बी द स्क्वायर, -11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 120 अपॉन 20। सो ऑन जब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व तो 11 प्लस माइनस एंड 121 माइनस दिस विल बी इक्वल टू आई थिंक 1, मतलब 121 माइनस नथिंग बट 1 अपॉन 20, ठीक है। तो इसका भी अगेन दो वैल्यू आएगा, अगर प्लस वाला साइन लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 11 प्लस 1 अपॉन 20, तो दिस विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 20। सो ऑन सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 4 3 जा 12 4 5 जा 3/5, ठीक है। थीटा 3 एक्चुअली नॉट थीटा, दिस विल बी इक्वल टू कॉस, दिस इज कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। ये अरे ये वाला फंक्शन हम लोग लिखते हैं ना, तो ये कॉस थीटा, सिर्फ थीटा थोड़े है, कॉस थीटा यहाँ पे, सॉरी कॉस थीटा होना चाहिए, ठीक है, कॉस थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/5 एंड अगेन वी विल गेट, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं देन कॉस थीटा विल बी 11 माइनस 1 अपॉन 20, सो दिस विल बी 11 माइनस 1 10 अपॉन 20, सो दिस विल बी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का एक जो वैल्यू आ रहा है दिस इज इक्वल टू 3/5, और हम लोग से पूछा है थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना, कॉस थीटा अगर 3/5 है तो याद करो, अरे यहाँ पे कॉस थीटा अगर 3/5 है तो याद करो एक ट्रेंगल हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर्स में कि थीटा अगर यहाँ पे सॉरी अगर यहाँ पे 37 डिग्री है इसमें, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5। अगर कॉस थीटा अगर 3/5 है, कॉस थीटा अगर 3/5 है तो ये अगर 37 है तो ये 53 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब डायरेक्ट हम, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो थीटा का जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा दैट विल, क्योंकि ये 53 है ना, तो कॉस 53 कितना हो जाएगा, 3/5 होता है, थीटा डायरेक्ट 53 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। एक तो 53 और एक वैल्यू बोल रहा है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो क्या ये भी पॉसिबल है, तो हाँ कब पॉसिबल है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हाफ ही तो होता है, ठीक है। और दोनों का देखो जो थीटा का जो दोनों का वैल्यू है वो 0 एंड π/2 के बीच में लाइक कर रहा है, इस वजह से दोनों इक्वेशन इस बार दोनों सही है। इसमें 1 एंड -4 में से सिर्फ 1 वैलिड था, बट इसमें 53 एंड 60 दोनों वैलिड है। सो आई होप यहाँ तक आप लोग को ये पूरा पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड फर्दर नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic about which we will discuss is binomial expression. I think यहाँ तक आप लोग का विजुअल होगा, wait, this is binomial expression. किसी को ये प्रॉब्लम हो ना, जैसे नोट्स वगैरह अगर राइटिंग वगैरह ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही हो किसी को परेशानी में, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आप बताएं, फिर मैं PDF जो है अपलोड कर दूंगा इस सब का, ठीक है, अच्छे से राइटिंग में लिखकर। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिस इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
involving two terms is called binomial expression. टू टर्म्स, ठीक है, ये तो सिंपल होता है, कोई भी दो टर्म्स अगर इन्वॉल्व है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन दैट फॉर्म्स द बाइनोमियल एक्सप्रेशन. एग्जांपल देख लो, जैसे कुछ भी ले लो ना, दो को टर्म्स होना चाहिए, a प्लस बी हो गया, x प्लस वाई के पावर कुछ n हो गया, या एनीथिंग कुछ भी आप ले सकते हो, 2x माइनस 3y अपॉन 4. देखो यहाँ दो टर्म है, एक ये है a है, एक b है, एक x है, एक y है, एक 2x माइनस 3y. अच्छा याद रहे कि ये सब का पावर 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 है भी, तो इसी को हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. एंड बाइनोमियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम ये क्या बोलता है? बाइनोमियल थ्योरम, सी इफ एनी एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी के पावर n, ठीक है, अगर a प्लस बी के पावर n के फॉर्म में अगर कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा होता, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि इसका जो वैल्यू निकल कर आता है ना, एक्सपांड जब इसको हम लोग करते हैं, देन ये इस फॉर्म में होता है, a की पावर n प्लस n पावर n इंटू a के पावर n माइनस 1. अब इसमें से 1 माइनस होने लगता है एंड b के ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, b की पावर 1 प्लस अब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं. अच्छा देखो फैक्टोरियल क्या होता है मैं इसके बाद बताता हूँ. n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड a इंटू n माइनस 2. देख रहे हो, एक e का जो पावर है वो घटते चलता जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और b का पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है. एंड सिमिलरली इधर b स्क्वायर. एंड नेक्स्ट क्या होगा बता सकता है? n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. एंड यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टर्म होगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल बोले तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए की पावर n माइनस 3 इंटू बी के पावर q एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा, ठीक है, टिल द लास्ट जहाँ तक भी जाए. एंड फिर हम लोग उस इस एक्चुअली हम लोग इससे से एक कंक्लूजन हम लोग निकालने वाले हैं, उसका यूज़ होगा, ठीक है. बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग को इतना कुछ याद नहीं रखना है. मैं आप लोग को ये बता रहा, कोई भी नंबर अगर है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 अप टू द 1, ठीक है, इस तरीके से चला जाता है अप टू द 1. तो ये n फैक्टोरियल होता है. वही ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है. एंड ये पावर जो है वो एक्यूमुलेट होते चल जाता है. इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम होता है. अच्छा अब बोलता है कि अगर बाइनोमियल थ्योरम में अगर एक टर्म 1 हो जाए एंड एक b है आपके पावर n, अब इसको एक्सपांड करने बोल रहा है कि एक टर्म को अगर 1 रखा जाए एंड दूसरा टर्म तो सेम है b ही है एंड पावर अगर इसका n है, अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में दिखेगा क्या? ध्यान से देखना, 1 इसको a मान लेना, ठीक है, a एज्यूम करके इस पे वैल्यू रख कर एज्यूम करते रहना, ठीक है. 1 प्लस n इंटू 1 इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 कि फिर यहाँ पे b हो जाएगा b का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग, और नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा आई थिंक, हाँ, एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे x नहीं, हियर इट विल बी b, ठीक है. 1 प्लस बी के पावर n अगर करें तो 1 प्लस n इंटू 1 n इंटू बी इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन. इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है. अगर इसको यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं अभी कि कोई भी टर्म इसको ना 1 प्लस बी के पावर n को फिर 1 प्लस बी के जगह पे अगर x अगर लिखते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n, तो क्या सेम ही होगा, बस b के जगह पे n कर दो, ठीक है, n इंटू 1 इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस n इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 1. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 के पावर n माइनस 3, तो 1 के पावर कितना भी है वो तो 1 ही वैल्यू रहने वाला है, इसीलिए
एंड एक्स के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब, एंड नीचे भी कितना आ जाएगा 3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ये क्या बोलता है कि इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स में हम लोग लिखे ना, अगर ये एक्स का जो वैल्यू है 1 से काफ़ी स्मॉल है, ठीक है, तो आप ही सोचो एक बात, अगर 1 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू अगर 1 से काफ़ी छोटा है, एक्स का वैल्यू अगर 1 से काफ़ी छोटा है, तो जब कोई भी एक एज्यूम कर लो आप नंबर, सपोज हम लोग 0.5 है, ठीक है, 0.5 को अगर एज्यूम करते हैं तो उसका स्क्वायर करो कितना आएगा 0.25, और उसका स्क्वायर करो 0.125, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से आ रहा है, तो मतलब उसका वैल्यू पहले 0.5 था, स्क्वायर के 0.25 आया, फिर उसको मतलब 0.5 को जब 3 पावर अगर आप करोगे तो यू विल गेट 0.125। तो देखो, तो वैल्यू तो डिक्रीज होते, पहले 0.5 फिर 2 फिर 1, तो वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। और एक समय के बाद ऐसा आएगा ना कि एक नेग्लिजिबल वैल्यू ये बन जाता है, इसलिए हम लोग को उसे इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जब पावर इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है, इफ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन, अगर हमने एज्यूम कर रखा है, तो ये वाला जो पावर होगा ना, एक्स स्क्वायर से जो पावर है ये काफ़ी छोटी वैल्यू होगी, ये तो और छोटी, मतलब इसके बाद वैल्यू मतलब निगलेक्ट करना हम लोग शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू काफ़ी छोटी आनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इग्नोर्ड। इफ़ एक्स इज, कब इग्नोर्ड, ऐसे हमेशा नहीं, इफ़ एक्स इज लेस देन, इफ़ एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, तब उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो हमारे पास बचता है वैल्यू, आखिर में हमारे पास जो रह जाता है इग्नोर करने के बाद, वो बस ये रह जाता है 1 प्लस एन एक्स। ऐसा लग रहा है जैसे एन उछल कर आगे आ गया हो एक्स के पास, 1 प्लस एन एक्स। एंड सिमिलरली अगर इस तरीके से रिजल्ट रहे आपके पास 1 माइनस एक्स के पावर एन, और एक्स से बोल दिया कि एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, देन बस आगे लेते हो इसको 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड सपोज इस तरीके से कुछ रहा 1 प्लस एक्स की पावर, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो क्या इसको फिर से मतलब ये वाला जो पावर है ना, विथ साइन इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना एक्स के साथ, देन वी विल गेट 1 माइनस एन एक्स। अगर ऐसा कुछ हो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इस पे कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे अभी। हाँ देखिए, जैसे कैसे पूछा जाता है प्रॉब्लम्स, ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 0.98, इसका वैल्यू आपको मतलब सॉल्व करके लाने को बोल रहा है कि कितना होगा। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर होता है, जैसे रूट ओवर 100 होता है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते थे वो उसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। 81 अगर रहता है तो हम लोग बोल देते हैं उसका जो आंसर आएगा 9 आएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके का 98 है, तो 98 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, सबसे पहले बात, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या करें नहीं करें। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होता है ना, वो काफ़ी हेल्प करता है हम लोग को। कैसे, देखिए सॉल्यूशन अगर लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो रूट ओवर 0.98 को ना मैं ये चाहता हूँ कि इसको ये इस तरीके से तोड़ दें कि एक 1 आ जाए पार्ट और दूसरा जो पार्ट है 1 से छोटा है। एक जो पार्ट है वो 1 है और दूसरा जो पार्ट है वो 1 से काफ़ी छोटा है। जैसे 0.98 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस 0.02, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना बताइए। अगर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स की पावर एन अगर है तो एक टर्म तो 1 होना ही चाहिए। अब आपको उसमें समझना है कि माइनस करूं या प्लस करूं, तो 0.98 लाना है ना, तो 1 से कम वैल्यू लाना है, तो ऑब्वियस सी बात कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.02, ठीक है।
अब एक बात तो पता है कि जो रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है पावर में। अगर कुछ x है तो ये x के पावर 1/2 चला जाता है, √x है तो x के पावर 1/2। तो 1 - 0.02 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ का 1 - 0.02 के पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो सिंस ये वाली जो पार्ट है ये अगर 1 है, इसको अगर x मान लो तो x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 नहीं है क्या, एक 1 है, एक कहाँ 1 कहाँ 0.02, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो बस इसको आगे लेकर आ जाओ। तो 1 माइनस सॉरी दिस इज़ 1 माइनस एंड हाफ आगे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.02। हाँ या ना, जैसे इस तरीके से देख लो ना, n जैसे मल्टीप्लाई करते थे ना x के साथ, वैसे ही हाफ मल्टीप्लाई कर दो 0.02 के साथ। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे सामने वो कितना आएगी 1 - 0.01 एंड दैट विल बी अप्रॉक्स 0.99। सो आई थिंक कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसे ही सिमिलरली आपसे 0.99 का वैल्यू पूछते हैं, हो सकता है आपसे कुछ अलग निकलवा ले, तो कुछ मत करना। आप सबसे पहले कोशिश करना कि 2 टर्म में हम इसको डिवाइड कर दें और एक टर्म 1 रखें और दूसरा जो टर्म रखेंगे वो 1 से छोटा रखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, हालांकि फिर यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा इस वजह से। सो यस द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी देखिए क्या बोल रहे हैं, द मास सेम ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज गिवन बाय m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², वेयर वहाँ पे m0 क्या है, रेस्ट मास है जो 10 kg के इनिशियली जो मास जब रेस्ट पे है उसका मास दे रखा है 10 kg एंड c स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड। एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन, तो m का वैल्यू पूछ रहा है व्हेन द वेलोसिटी v इज 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली ये जो रिलेशन है ना हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये रिलेशन होता है कि जब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ वेरी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। जब किसी भी पार्टिकल का जो स्पीड है ना वो अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में आ जाए, जैसे देखिए 3 × 10⁸ है एंड 3 × 10⁷ है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों काफ़ी कंपेरेबल है एक दूसरे से, ठीक है, इसके नज़दीक आसपास है। तो उसमें क्या होता है कि जो मास ऑफ द बॉडी जो होता है, माना जाता है कि मास द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ता घटता है जब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे कोई, ठीक है। तो किस रिलेशन से बढ़ता घटता है या फिर किस रिलेशन से वेरी करता है वो इस इक्वेशन के थ्रू दिया जाता है कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। m का वैल्यू पूछ रहा है व्हेन v इज इक्वल टू इतना। देखिए कि कैसे सॉल्व करते हैं। m इज इक्वल टू, पहले तो इन्फॉर्मेशन सारा लिख लीजिए, जो डेटा दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट कर लीजिए। तो m इज इक्वल टू m0 का वैल्यू दे रखा था √1 - v²। v कितना दिए हुए 3 × 10⁷। तो जब इसका अगर स्क्वायर करोगे आप तो आई थिंक यू विल गेट 9 × 10⁻14, ठीक है। एंड c² का जब स्क्वायर करोगे तो यू विल आल्सो गेट 9 × 10⁻16, ठीक है, इतना आएगा। तो फर्दर एक स्टेप आगे अगर हम लोग बढ़ें तो वी विल गेट 10 √1 - 99 आई थिंक कैंसल एंड दिस विल बी 1/100, ठीक है, इस तरीके से आएगा। सो अगेन m इज इक्वल टू 10 अपॉन √1 बताओ कितना ही आएगा 0.01, ठीक है। तो इस तरीके से m का जो वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें अब हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इसका करें तो क्या करें, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर एक 1 है दूसरा 0.01 है तो इतना हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं कि इसमें हम लोग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर ही सकते हैं, कर सकते हैं क्या, करेंगे ही, ठीक है, यही करेंगे क्योंकि एक 1 है दूसरा एक से काफ़ी छोटा है तो हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ 1/x सपोज है एंड इसके पावर अगर n है तो क्या हम लोग इसको x की पावर -n लिख सकते हैं। जब रेसिप्रोकल होता है ना एंड 1/x की पावर n है तो जब हम लोग इसको जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो पावर जो होता है ना वो नेगेटिव वैल्यू बन जाता है। जैसे 1/x है तो इसका पावर क्या है अभी 1 है, तो
तो x की पावर -1 ऊपर लेते हो, माइनस निगेटिव माइनस मतलब निगेटिव पावर के साथ ऊपर लेकर आ जाओ, वो रेसिप्रोकल का मतलब वाइस वर्सा हो जाता है। ठीक है, तो जो m हो जाएगा ना दैट विल बी इक्वल टू 10। अच्छा, इसको जब ऊपर लेकर जाओगे तो रूट का तो बता दिया 1/2 होता है। ठीक है, जब इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो दिस विल बी नथिंग बट 1 माइनस 0.01 की पावर 1/2। देन m इज इक्वल टू 10 इंटू, सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये सब्ट्रैक्ट मत करने लग जाना है प्लीज़, क्योंकि हम लोग का मेन मोटो यही था कि किसी तरह बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लेकर आ जाऊँ। बाइनोमियल एक्सप्रेशन के टर्म में हम लोग लेकर आ गए इसको, अब फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वैल्यू कैसे निकालोगे उसका। ठीक है, तो इसको 1/2 को आगे लेकर आ जाना इंटू 0.01। तो जब आप इतना कर लोगे तो आंसर जो आएगा आपके पास, सो 10 एंड आई थिंक दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा नहीं, यहाँ पे माइनस साइन होगा ना, -1/2, क्योंकि अभी तो यहाँ पे समझाया था कि जब पावर आता है तो वह नेगेटिव साइन के साथ ऊपर जाता है। ठीक है, तो 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 0.01 के पावर -1/2, तो जब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 + 1/200। यहाँ से पॉइंट जब हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 1 + 200। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 10 + 1/20 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10.05 kg। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द, आई थिंक इट्स विजिबल, हाँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देख लिया, बाइनोमियल देख लिया, एंड इसी तरीके के एप्लीकेशन आते हैं बाइनोमियल का और कुछ ज़्यादा। एक हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, सेम ऐसा ही होता है, g = g0 × 1 - h। उस समय मैं आपको याद दिलाऊंगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। ठीक है, जो एक्सप्रेशन होता है उसका मैं याद दिलाऊंगा उस समय। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लोगैरिथम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, लोगैरिथम होने वाला है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। हाँ, ओके, सो थैंक यू। लोगैरिथम देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई एक जब हम लोग लोअर क्लासेस में होंगे तो पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर होता था। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते थे, पावर एंड एक्सपोनेंट नाम का एक चैप्टर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर इस फॉर्म में अगर लिखा हो, जैसे a = b⁻c है। ठीक है, a = b⁻c है, इस तरीके से लिखा है। तो अब यहाँ पे जो b होता है वो बेस होता है, c होता है जो पावर होता है। ठीक है, a जो होता है वो मतलब a डिफाइन कर रहा है कि a जो है b एंड c से किस तरीके से रिलेटेड है, कि a जो होगा b⁻c के बराबर होगा। ठीक है, जो a का वैल्यू होगा वो b एंड c के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर इसको, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, a = b⁻c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इसको लॉग में जब इसको कन्वर्ट करना रहता है, दोनों तरफ अगर हम लोग इसको लॉग इस तरीके से लिखते हैं कि लॉग कैसे, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे तो लॉग a पढ़ते हैं, और ये जो बेस होता है ना, बेस वाला, ये बेस इसका बेस बन जाता है, तो log a बेस b बोलते हैं हम लोग। ठीक है, = c, पावर इधर आ जाता है। समझ में आया? अगर कोई a = b⁻c है तो अगर इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, log a बेस ही रहेगा, log a बेस b = c। आई थिंक इतना क्लियर होगा, बस यही लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन एक नियम होता है ये कि जो a होना चाहिए, a शुड बी ग्रेटर देन 0, b also शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। b 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी ग्रेटर देन, b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। बस ये कंडीशन है, बस याद रखना। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ये बस याद रखना कि log a बेस b पढ़ते हैं इसको। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू लोगैरिथम। प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज सेज कि लॉग, हम लोग बेस 10, ठीक है, इसके कोई भी कुछ भी बेस हो सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हम लोग बेस 10 लेकर अगर चल रहे हैं, लॉग बेस 10, अगर इसका मान लीजिए सपोज mn है, m × n है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम लोग एडिशन में कर देते हैं। ठीक है, तो लॉग बेस बस सेम ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग बेस 10 प्लस लॉग
10 n होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बेस अगर नहीं भी रहेगा ना तो हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी बेस ई मान लिए, 10 मान लिए, ठीक है, एंड उसके हिसाब से log 10m प्लस log 10n। ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज log m अपॉन n। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अगर हो गए, ठीक है, देखो बेस में मान लेना कि जो बेस होगा वो कॉमन होगा दोनों में उस तरीके से। ठीक है, तो log m माइनस n लिख देते हैं। ठीक है, अगर बेस अगर 10 यहाँ पे होगा तो यहाँ भी log बेस 10 log बेस 10n। ठीक है, एंड थर्ड अगर log m है एंड इसके पावर n है, ठीक है, log m के पावर n है, तो ये क्या होता है, ये जंप करके आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पावर होता है ये दिस विल बी लाइक दिस n log m, वेरी सिंपल। बट इफ पावर अगर बेस में आ जाए, जैसे log इस तरीके से लिख लो, log a बेस b के पावर n। ठीक है, log a बेस b के पावर n, यहाँ पे जो पावर आ गया वो बेस में आ गया। जब बेस में आ जाता है ना तो जो पावर होता है उसको रेसिप्रोकल इस बार करके आएगा आगे ही, लेकिन रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, 1/n आ जाएगा अपॉन log a बेस b। ठीक है, 1/n इंटू का साइन है। ठीक है, 1/n इंटू log a बेस b। ठीक है, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे ये कि log a बेस a, अगर दोनों का बेस अगर मतलब log a बेस b, log a बेस a, अगर ये दोनों बेस और ये दोनों अगर सेम आ गया देन इसका वैल्यू 1 होता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड कि log 1 बेस b, ठीक है, तो log 1 का जो कुछ भी वैल्यू अगर आप निकालोगे ना तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। एंड आई थिंक इतना आप लोग का सफिशिएंट है। इतना एक्चुअली लॉगरिदम का तो फिजिक्स में कम ही यूज़ होता है, बट फिर भी बेसिक मैथ्स में थोड़ा सा नॉलेज इसका होना ही चाहिए, ज़रूरी भी है। जब आप लॉगरिदमिक पोर्शन जब आप पढ़ोगे ना साउंड वाले में चैप्टर्स में, थोड़ा सा उसमें यूज़ होता है इंटेंसिटी वगैरह निकालने के लिए डेसिबल में, तो उसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज़ काम आ जाएगा, इसलिए अभी ध्यान रखो। बाकी ज़्यादा कहीं नहीं यूज़ होता है, और होगा जहाँ जहाँ चैप्टर में हम लोग ले लेंगे उसका, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे उसमें। तो अच्छा, एक लॉगरिदमिक, ये तो बेस 10 वाला हम लोग देख लिए, ठीक है। एक लॉगरिदमिक जो होता है ना, एक्चुअली जो लॉगरिदम होता है वो एक तो लॉग बेस 10 वाला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो बेस, यहाँ पे कुछ भी आप लोग एज्यूम कर सकते हो, बस हम मैं ये अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ पे 10, ये बस बताने के लिए मैं कर रहा था। ठीक है, तो एक तो लॉग बेस 10 वाला होता है, सपोज लॉग m बेस 10 है, ठीक है, एंड सेकेंड वाला जो होगा वो एक नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग में क्या होता है कि लॉग जो होता है दैट इज़ बेस जो होता है लॉग का वो ई होता है, 10 नहीं होकर लॉग बेस मतलब लॉग m बेस ई इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो लॉग ई वाले को, लॉग बेस ई वाले को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। एंड ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल भी होते हैं आपस में कि एक रिलेशन से। ठीक है, अरे यार देखिए मैं क्या बोल रहा था कि लॉगरिदम जो होगा ना वो एक्चुअली दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो बेस 10 में लिखा जाता है एंड दूसरा जो बेस होता है वो ई बेस में लिखा जाता है, उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, लॉग m बेस ई, लॉग m बेस 10, एंड ये दोनों जो होता है इनकन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल होता है। अगर ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होगा ना देन एक रिलेशन होता है उसके थ्रू, जैसे लॉग नेचुरल लॉग जो होता है लॉग m बेस ई is equal to 2.303 times of log m बेस 10। ठीक है, तो log बेस 10 वाला जो पार्ट होता है उसका 2.303 टाइम्स ये ग्रेटर मतलब इसके बराबर होता है। ठीक है, ये बस याद रखना, इसमें से इसमें जाना है तो ये करेंगे, इसमें से इसमें जाना है तो इसे डिवाइड कर देंगे 2.303 से। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ना देखिए कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, अभी तो नहीं बट केमिस्ट्री वगैरह में आपको अभी अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, नहीं तो फिर केमिस्ट्री वगैरह में आपको काफ़ी यूज़ होती है, इक्विलिब्रियम वगैरह जब आप पढ़ोगे तो उसमें यूज़ होता है लॉगरिदम वगैरह का, तो इसलिए फिजिक्स में भी काफ़ी जगह यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। सी टेबल,
ये तो बता दिया था log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। दिस इज़ सेकंड। log 2 का जो वैल्यू होगा, बेस 10 की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ 0.30। अच्छा, log 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.30। अगर इसका ये पूछ लिया जाए, log e वाला पूछ लिया जाए, तो क्या कर लोगे, 2.303 से बस मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू को, आ जाएगा आंसर log e में, ठीक है। सॉरी, log बेस e में, नॉट e में, नेचुरल log में कन्वर्ट हो जाएगा। देन log 3 का जो वैल्यू आएगा बेस 10, दिस विल बी इक्वल टू 0.47 होता है। एंड log 4 का जो वैल्यू होता है, दिस विल बी इक्वल टू 0 कितना आएगा, तो ये सोचो, अगर देखो log 2, log 3, log 4। अच्छा, log 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग को एक सवाल दिखा देता हूँ। log 2 के पावर 2 बेस 10 है, तो अगर 2 के पावर 2 है तो ये वाला प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। n जो होगा ना पावर, वो उठ कर आगे आ जाएगा, तो जब इसको आगे लॉग तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू लॉग 2 बेस 10 कितना होता है, 0.30। सो यू विल गेट 0.60। इस तरीके से, मतलब मैं प्रॉपर्टी का यूज़ भी बता दिया किस तरीके से होता है। एंड सिमिलरली log 5 का जो वैल्यू होता है, देखो जो निकाल सकते हो वो तो निकाल लेना, log 4 निकाल सकते हो, log 6 भी निकाल सकते हो इसके मतलब मेथड से, ठीक है। log 6 2 इंटू 3 कर देंगे। एंड log 5 आपको याद रखना है कितना होता है, 0.69। log 5 0.69। एंड log 6 कितना होगा, सोचिए ज़रा, log 10 6, ठीक है। log बेस 10 6 होता है, log 6 बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा, log 10 मतलब अगर 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 प्लस log 3 बेस 10, इस तरीके से। तो log 2 का वैल्यू 0.30 एंड log 3 का जो वैल्यू होता है 0.47। जब आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, देन यू विल गेट 0.77, ठीक है। ये होता है। log 5 हो गया, 6 हो गया, सिमिलरली log 7 0.77, ठीक है। देन log 7 बेस 10 जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.84 होता है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, 0.84। फिर log 8 तो आप निकाल सकते हो आई थिंक। अब log 8 जो होगा, अच्छा log 8 कैसे निकालोगे, उसी तरीके से जैसे स्क्वायर निकाला था आप, तो log 8 को 2 का क्यूब लिख दो, एंड बेस 10 तो है ही, तो ये 3 फिर उछल कर आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 बेस 10, ठीक है। तो 3 इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.30। सो यू विल गेट 0.90, ठीक है। आई होप इतना सा देख लो, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो 0.30 मल्टीप्लाई करो 0.90, ठीक है। सिमिलरली log 10 भी log 9 भी वैसे ही निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर कर देना, तो 2 इंटू 3 कर दोगे, 0.47 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। एंड log 10 का जो वैल्यू आता है कितना आएगा बताओ, 1। ये तो यही बात हो गई ना, ये वाला बात, log a बेस a, जब ये दोनों अगर सेम हो तो वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। बस यही इतना, जो आई थिंक आप लोग को एक पेज पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो विजुअल वाला पार्ट, बस इतना ही है, लॉगरिथम इतना ही यूज़ में आता है हम लोग को, ठीक है, इससे ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है ये, ठीक है। सो स्टूडेंट, फाइनली जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ में हम लोग 2 पार्ट देखेंगे इसका, एपी एंड जीपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोल रहे हैं, एंड एक होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको जीपी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट देखो इसमें हम लोग अगर फर्स्ट देखें एपी के बारे में, अगर डिस्कस करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा ना कि प्लस वाला, मतलब एडिशन वाला पार्ट चलेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो जिस फॉर्म में होगा, मैं उस फॉर्म को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फर्स्ट टर्म ए होगा तो इसमें ए प्लस माइनस डी हो सकता है, ठीक है, या तो सेम ऐड होगा या तो सेम सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है।
ए प्लस माइनस डी, ए प्लस माइनस टू डी। तो अगर सिर्फ प्लस वाला हम लोग अगर कंसिडर करें तो ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस टू डी होगा, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ पे बोलेंगे ना कि अगर कॉमन डिफरेंस इफ फर्स्ट टर्म ए होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें ए होगा। अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस जा रही है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी टिल द, ये जो होता है ना लास्ट टर्म बोलते हैं इसको, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म होता है, nth टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म करने का क्या मतलब होता है कि मतलब किस nth टर्म तक, ठीक है, किसी nth टर्म तक डिफाइन, या फिर डायरेक्ट लिख दो ना nth टर्म, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म या इसका लास्ट टर्म हुआ या किसी का nth टर्म होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया ये, एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखो ना d कॉमन डिफरेंस करने का क्या मतलब, a प्लस टू डी में से a प्लस डी जब माइनस करोगे, इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो यू विल गेट कि इसमें से जब इसको माइनस करोगे यू विल गेट कॉमन डिफरेंस d आएगा, ठीक है। a प्लस थ्री डी को जब a प्लस टू डी से जब माइनस करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, d आएगा, ठीक है। इसलिए कॉमन डिफरेंस जो बोलते हैं हम लोग d होता है, ठीक है। d इज द कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म a एंड d इज द कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड इसमें एक बात ये होती है कि सम ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये क्या होता है, अगर फर्स्ट एन टर्म का सम पूछा है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा एन बाई टू इंटू, अच्छा इसको ए प्लस ए इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या, टू ए को हम बस स्प्लिट कर दें ए प्लस ए के फॉर्म में, ठीक है। तो आप जब इसको स्प्लिट कर दोगे ना तो ये जो होगा ना इसको लास्ट टर्म हम लोग बोल देंगे, या फिर ठीक है, या फिर nth टर्म, लास्ट टर्म या nth टर्म बात एक ही है, और इसको फर्स्ट टर्म हम लोग बोल देंगे, फर्स्ट टर्म बोल क्या देंगे, हैं ही, अगर इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। सो दिस इज वी कैन ऑल्सो राइट की एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन एक होता है, दैट इज़ नथिंग बट दोनों का एवरेज ले लो। अरिथमेटिक मीन, कोई दो नंबर है ए प्लस बी, उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। बस एज अ कॉमन सेंस ऐसे ही याद रखो, मतलब कोई पूछने वाला ना है, जो जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए ये सारी बातें, ठीक है। सो ये एपी का एपी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। अब आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms and 10th terms of AP। और AP क्या क्या दिया है, 2 है, 5 है, 8 है, एंड सो ऑन कंटिन्यू हो रहा है आगे की ओर। तो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms, ठीक है, फर्स्ट 10 terms, एंड पहले तो सम फाइंड करना 10 terms का, एंड 10th terms भी इसने पूछ रखा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो 10th terms भी अगर इसने पूछ रखा है तो सम तो डायरेक्ट वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले ये देख लो कि a क्या है, यहाँ पे 2 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 में से 5 को माइनस करो, 5 में से 2 को माइनस करो, यहाँ से भी 3 आएगा, यहाँ भी 3, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में कॉमन, सब में कॉमन है, और डिफरेंस जो है दैट इज़ 3। एंड n कितना है टोटल, 10 terms बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो Sn होगा दैट विल बी इक्वल टू n बाई टू इंटू Sn जो होगा n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ऐसे लिखें तो 10 बाई टू इंटू टू प्लस n 10 माइनस वन इंटू डी कितना है, 3 है,
तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 9 9 3 ज़ा 27, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 31, सो 155। सो ये सम तो आ गया 155 के बराबर। एंड 10th टर्म्स भी इसने पूछ रखा है, 10th टर्म्स कितना होगा। 10th टर्म्स का जो हम लोग ने फार्मूला पढ़ रखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। मतलब nth टर्म्स अगर पूछे तो ये होता है, तो a कितना है 2 है, और 10th टर्म्स 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो सॉरी कॉमन डिफरेंस 3 है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस अगर 3 है देन 2 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 3 27, ठीक है। एंड दिस विल बी यू विल गेट 29, 10th टर्म्स जो होगा 29 होगा, ठीक है। ये सीरीज़ के बात हो गया। एंड देन वी विल मूव फर्दर टूवर्ड्स द जीपी के बारे में बात करते हैं। एपी बस यही इतना है, दोनों फार्मूला यूज हो गया ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एंड n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग जीपी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है, जीपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैं आपको बताया कि सम या डिफरेंस उसके अकॉर्डिंग बढ़ता घटता है नंबर, ठीक है, वैरी उसके अकॉर्डिंग करता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन चलता है, ठीक है। तो जब जीपी की बात करेंगे तो ये इस फॉर्म में हमेशा रहेगा, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म ए आर, देन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म इसका जो आएगा nth टर्म, उसको बोलेंगे a इंटू आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। ये लास्ट टर्म होगा, जिसको nth टर्म बोल देंगे हम लोग। एंड दिस इज फर्स्ट टर्म, एंड जो r होगा, r इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन डिफरेंस एपी में होता था, यहाँ पे जो होगा दिस इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं। और r आएगा कैसे, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे, जैसे ए आर स्क्वायर वैन डिवाइडेड बाई ए आर, ए कैंसिल, वी विल गेट आर ओनली, ठीक है। जब हर किसी को जब नेक्स्ट वन को जब प्रीवियस से डिवाइड करेंगे तो जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम आएगा, वो जीपी हो जाएगा। एंड nth टर्म्स इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, nth टर्म का जो फार्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1, ठीक है। एक और होता है इसमें फार्मूला इम्पॉर्टेंट, जो सम ऑफ n टर्म्स, ये कितना होगा। जिस तरीके से एपी में हमने पढ़ा था वैसे जीपी में भी ये होता है, लेकिन ये अलग होता है। इसका फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म्स होता है। एंड इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका यूज़ तो थोड़ा कम होगा हमारे फिजिक्स में, लेकिन इफ़ आर जो कॉमन रेशियो है इसका अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 होगा देन, और जो सम होगा वो इन्फिनिटी तक कहीं तक जा रहा होगा एस एन, देन वी विल अप्लाई अनदर फार्मूला। देखिए क्या होता है वो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। और r यहाँ पे मैंने पहले ही कंडीशन बोल दिया है, फिर भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, r जो दिस शुड बी मैग्नीट्यूड इसका होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। सो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर एंड r शुड बी लेस देन 1, ठीक है। ये इतना बस जीपी का कॉन्सेप्ट था। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन प्लस 256 है। अब इसका सम फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि 1 प्लस 2 प्लस ये ए पी है या जी पी है, क्या है, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो जो ए पी के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए 8 माइनस 4 करेंगे 4 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, डिफरेंट है, तो यानी एपी का तो पार्ट नहीं है, एपी ये नहीं है। अब आएंगे हम लोग कि क्या जीपी है क्या। तो
जीपी के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन रेशियो जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म को प्रीवियस वाले से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आर का जो वैल्यू है 8/4 कितना आएगा, 2 आएगा। सिमिलरली 4/2 आप जब करिएगा, 4/2 इससे भी 2 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आर अगर कॉमन रेशियो सेम है तो ये एपी तो हुआ नहीं, तो जीपी का पार्ट हो गया, ठीक है, देन इट्स पार्ट ऑफ जीपी। तो अब हम लोग जीपी के फार्मूला के बारे में इसमें सोचेंगे। तो गिवन यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है ए जो है 1 है, ठीक है, एंड जो कॉमन रेशियो है आर इज इक्वल टू 2 है। अच्छा एक बात इसमें एन फाइंड आउट करना, एन जो है वो फाइंड आउट करना है हम लोग को, तभी तो हम लोग फार्मूला, हम लोग को एक्चुअली जो फार्मूला है एस एन का वो कितना है, ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ये है। ए हम लोग के पास दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, बस एन का वैल्यू निकालना है जिससे हम, और एन का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक एज ए हिंट दे रखा है 256, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो nth टर्म का जो फार्मूला होता है, nth टर्म का जो फार्मूला जो यहाँ पे हमने लिखा था a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1 होता है, ठीक है। nth टर्म इसने दे रखा है 256 है, ठीक है। a दे रखा है, a यहाँ पे कितना है 1 है, एंड r 2 है, n की पावर n-1, n का बस वैल्यू निकालना है। तो आपको अगर याद अगर है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फैक्टराइज कर कर हम लोग निकाल सकते हैं कि 258 जो होता है दिस इज द पावर ऑफ 2 की पावर 8, ठीक है। 2 की पावर 8 का ये बराबर होता है। तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 फ्रॉम हियर, n-1 इज इक्वल टू 8 एंड n का जो वैल्यू आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो अगर n, आई थिंक इट इज़ विजिबल नाउ, सो n इज इक्वल टू यहाँ पे अगर 9 आ गया तो यहाँ पे n का वैल्यू 9 पुट करेंगे एंड अब Sn निकालेंगे। तो Sn का a की जगह पे कितना 1 माइनस आर एंड n की जगह आप 9 पुट करो 1 - 2, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2 की पावर 9 ऊपर है और नीचे में -1 है। तो जब नीचे में जब -1 है, ये अगर माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस, ये तो माइनस बन जाएगा एंड ये जो माइनस माइनस वो प्लस बन जाएगा। तो वी विल गेट 2 की पावर 9 + 1, 2 की पावर 9 -1, ठीक है। एंड 2 के पावर 9 -1, 2 के पावर 9 का वैल्यू कितना होता है, जब मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 512 - 1 एंड 511 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड बस लिखा हुआ है, फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। वो तो एक पार्टिकुलर, यहाँ पे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस ये है कि ये एक पार्टिकुलर nth टर्म तक जा रहा था, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा था। और ये जो r का जो कॉमन जो रेशियो था वो कितना था, 2 था, ठीक है। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें एक तो इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा है, और यहाँ पे जब आप रेशियो निकालोगे ना तो 1/8 डिवाइड जब करोगे 1/4 से तो ऊपर जाएगा 1/2 आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2। तो ये r जो है 1 से छोटा है कि नहीं है, 1/2 जो है 1 से छोटा है। तो यहाँ पे जो हम लोग सम का जो फार्मूला, हम लोग के पास 2 फार्मूला था, देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस हमने फार्मूला लिखवाया था आपको, 2 फार्मूला आपको बताया था, n टर्म्स का a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, और एक जब r का वैल्यू <<1 हो तो ये फार्मूला अप्लाई करना था। और मैंने बताया था ये ज़्यादा यूज़ होता है, ये कम यूज़ होता है हमारे फिजिक्स में। तो यहाँ पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई, s इन्फिनिटी सम जो होगा दिस विल बी a अपॉन 1 - r, ठीक है। एंड a यहाँ पे कितना है हम लोग का 1 है, एंड 1 - 1/r का वैल्यू कितना है 1/2 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1/2 एंड रेसिप्रोकल जब इसका लेंगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे एपी सीक्वेंस एंड सीरीज भी खत्म हो गया, अलजबरा भी खत्म हो गया, ठीक है। अलजबरा में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड